नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। भारत और फ्रांस के बीच बहुत ही रणनीतिक समझौते हुए हैं और ये समझौते कहीं ना कहीं भारत को विकासशील देश बनाने की ओर अग्रसर माने जा रहे हैं। कई सारे समझौते ऐसे हैं जो रक्षा क्षेत्र में किए गए हैं, बहुत सारे समझौते ऐसे जो व्यापार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि भारत सरकार में अपनी सेवा दे चुके हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ओपी तिवारी सर हैं, एवीएसएम हैं भारतीय वायुसेना में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश गोयल सर हैं जो एमईए में सेक्रेटरी पद पर रहे हैं। सर, दोनों का स्वागत आपका बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। गोयल थैंक यू। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि भारत लगातार कई देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है। हमने देखा यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, अमेरिका के साथ हुई है और अब फ्रांस के साथ हुई है, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का ही देश है, लेकिन बड़ा माना साझेदार माना जाता है। आप इस डील को किस तरह देखते हैं सर? क्योंकि सर हमने देखा है कि बहुत महत्वपूर्ण समझौते इस डील में हुए हैं और कूटनीति के हिसाब से अगर समझा जाए, क्योंकि लगातार कई देश हैं विश्व के जो भारत के साथ अपना व्यापार समझौता करना चाहते हैं। क्योंकि इस डील में रक्षा सौदे बहुत सारे हुए हैं, उसकी जानकारी वो तिवारी सर से लेंगे। लेकिन सर, कूटनीति नीति के हिसाब से अगर हम देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, तो जो समझौते हुए हैं और जो डील हुई है फ्रांस के साथ, कितनी बड़ी ये चीजें हैं और भारत का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? हाँ, नमस्कार जितेंद्र जी। ये मैं भी समझता हूँ कि इसके बारे में जो समझौते हुए हैं उनकी जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात की जब मैं करूँगा। मैं जो बिल्कुल। डिटेल वो एयर वाइस मार्शल तिवारी साहब बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल ज़्यादा बेहतर। मेरा कार्य क्षेत्र खाली फॉरेन पॉलिसी है, मैं उसी के बारे बिल्कुल में चर्चा। बिल्कुल 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 सर, जी सर। पहली बात तो ये है कि ये जो समझौते हुए हैं, मैं समझता हूँ कि खाली बायलैटरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, हम्म। एक पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स या ग्लोबल जो मैट्रिक्स है हम्म। उसके लिहाज से काफी अहम है, ये काफी हम्म। महत्वपूर्ण है। मैं पहले जो रफाल का समझौता हुआ है या जिस जो डील हुई है उसके बारे में बात करता हूँ। जी जी जी। अ, ये अच्छा है कि हम रफाल ले रहे हैं। हम कुछ रफाल जो है वो फ्लाइंग कंडीशन में लेंगे और उसके हम्म। बाद में उसके बारे में यहाँ पर इंडिया में असेंबली लाइन होगी या जो कुछ वैल्यू एडिशन होगा तो हमारी कैपेसिटी बनेगी। इस मामले में हम जानते हैं कि काफी दिक्कत रही है, इंजिन नहीं है। हम इस मामले में काफी पीछे है, जो चाइना से हम पहले आगे हुआ करते थे। लेकिन इसमें एक चीज है जो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहूंगा। जी। इस पूरे समझौते की जो वैल्यू है तकरीबन हमारे पूरे एनुअल डिफेंस बजट की आधी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम डिफेंस बजट का जो आधा है यहाँ पर कमिट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल। अब इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में उसमें उन्होंने कहा है कि हम 5 साल में उससे 500 बिलियन इंपोर्ट करेंगे। हम्म। और उस इंपोर्ट में उस जो हम यूएसए से लेंगे उनमें एयरक्राफ्ट भी शामिल है, एयरक्राफ्ट पार्ट भी शामिल है जी। और डिफेंस इक्विपमेंट भी शामिल है। और हमने ये साफ कर दिया है कि हम जो अमेरिका ऑफर कर रहा था F-35 वगैरह, हम उससे ज्यादा प्रीफर रफाल को करते हैं। हम्म। तो हम यूएस से क्या करें? ये एक थोड़ा सा सोचने की बात। अगर हम्म। हम पहले बोल रहे हैं, उनको साफ साफ आईना दिखा रहे हैं कि भाई आपका F-35 हमको सूट नहीं करता, हम ये रफाल ले रहे हैं। जी। तो उस जो यूएस की ट्रेड डील पर है, अभी हमारी टीम जाने वाली है यूएस हम्म। नेगोशिएशन, वहां पर क्या असर पड़ेगा, ये एक जियो पॉलिटिक्स की बात है। और हम्म। नंबर 3, इस सबके बाद में रीजन में पूरे साउथ एशिया में जी। और इस साउथ एशिया में जो हमारे बॉर्डर पर अक्रॉस द नॉर्थ बॉर्डर चाइना है उसको भी शामिल करना चाहूंगा। हम्म। जो हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है जी। एयरफोर्स की, हम्म। उसमें से खास तौर पर, और क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी काफी सारा इक्विपमेंट चीन से लेती है, तो उसकी जो वो डायनेमिक्स है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ये थोड़ा सा विचार करने की बात है जी। ठीक है। ओपी तिवारी सर, अब मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया कि क्योंकि डिफेंस की जानकारी आप बेहतर रखते हैं, सर ने जियो पॉलिटिकल उसका इफेक्ट समझाए हैं। डिफेंस सौदे सर, जो हमारे रक्षा बजट है उसके आधे बजट के सर डिफेंस सौदे इस बार हुए हैं।
रफेल लेकर आए जा रहे हैं सर, तमाम सारे और भी इक्विपमेंट्स हैं या जो हथियार हैं वो उनसे लिए जा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं, क्या ये डील भारत को एक मजबूत देश बनाने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा? जितेंद्र, देखिए, अगर भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहा है, हम्म। मिलिट्री पावर ऑलरेडी है, हम्म। इसी की वजह से भारत अच्छे निगोशिएशन कर पा रहा है, हम्म। अमेरिका हो या फ्रांस हो या रशिया हो। हम्म। देखिए, अमेरिका अपना जहाज बेचना चाह रहा था, जी। जैसा भी गोयल साहब बता रहे थे, लेकिन वो जहाज में खामियां बहुत है, बहुत हम्म। कमियां हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं था। हम्म। रशिया भी देना चाहता था, लेकिन भारत तो रशिया का हमेशा ही बड़ा सा एक इम्पोर्टर रहा है, हम्म। लेकिन भारत को थोड़ा और फैलाना है। ये हम्म। फ्रांस जिस तरीके से हमारे पास आया है, फ्रांस का एक चीज कहना चाहूंगा कि एविएशन इंडस्ट्री में फ्रांस यूरोप में और अमेरिका में काफी आगे है, लेकिन उसकी ओके। रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी जो जनरेशन 5 एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस हम्म। करे। लेकिन हम्म। राफेल जो है, हमारे रिस्पेक्ट में ये 4.5 जनरेशन है। जी। 4.5 और जनरेशन में खाली सिर्फ 3 अंतर होते हैं। एक तो हम्म। हाइपरसोनिक, दूसरा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, तीसरा एक प्लेटफॉर्म, एआई इंटरप्रेटेड प्लेटफॉर्म, जहां से कि सारे इनपुट्स आते हो, सारे हम्म। सेंसर्स आते हो, ताकि रडार भी आते हो, और मिसाइल और फायर एंड कंट्रोल भी उसी से होता हो, ताकि एक्यूरेसी अचीव कर सके। तो जहां तक ये बेस का सवाल है, प्लेटफॉर्म का सवाल है, भारत डीआरडीओ और इंजीनियर के साथ ये डेवलप कर चुका है, आज ओके। विश्व में सबसे आगे है। हम्म। दूसरी बात बताओ, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बिकॉज हमारे जो एडवर्सरीज है, पाकिस्तान है, चाइना है, तो हमें कोई बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। ओके। इवन सेम हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की हमें कोई खास जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें तो अपने बाउंड्री के अंदर से ही फायर करना है। जी। आजकल का जो वॉर कंसेप्ट है, स्टेल्थ, ये स्टैंड ऑफ वेपन्स है, यहीं से फायर करेंगे, तो हमें खास डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम्म। ये नहीं कहूंगा कि जहाज की जरूरत नहीं है, एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। बिल्कुल। हमारे पास पहले 42 स्क्वाड का एस्टेब्लिशमेंट था, हम्म। अभी फिलहाल बहुत 30 31 अप्रोक्सीमेटली है, नंबर नहीं बताऊंगा मैं आपको। जी। जी। लेकिन ये रिक्वायरमेंट काफी है, 42 के लिए बातें की जाती है, लेकिन ये उस समय का वॉर का था, जबकि एक वॉर में हमारे 2 3 4 स्क्वाड टोटल खत्म हो जाते थे, तो एट्रिशन को कंसिडर करते हुए 42 वॉज सफिशिएंट। बट ओके। फिलहाल जो 32 33 जो भी है, वो अपने काम के लिए सफिशिएंट है। लेकिन हम्म। समय ये है कि भाई देखिए, हमारे जो है कुछ Mi-29 है, कुछ जैगुअर्स है, कुछ मिराज 2000 है, पहले वाले, हम्म। वो ग्रेजुअली फेज आउट हो। इसका मतलब ये होगा कि जैसे एक स्क्वाड फेज होगा, तब तक हमारा एक राफेल का एक स्क्वाड तैयार हो जाएगा। हम्म। तो मीन्स कंटिन्यूअसली विल बी एबल टू मेंटेन अभी जो हमारे फोर्स लेवल है और हमारे स्ट्राइक लेवल है, या जो हम कमेंट कर सकते हैं, वो मेंटेन होगा। तो उस तरह से अच्छी डील है। लेकिन दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, राफेल की डील से हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए, हमें एमका और तेजस में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको आगे हम्म। बढ़ाना चाहिए। उसको आगे बढ़ाना जहां तक चाहिए। फ्रांस का सवाल है, फ्रांस खुद ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। हम्म। फ्रांस के प्रेसिडेंट की जिस तरीके से बेइज्जती हुई अमेरिका में, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये सब देखते हुए ये फ्रांस के लिए भी विन विन सिचुएशन है, बिकॉज वो भी अपनी जगह जोड़ है, कहाँ हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। ये डील हम्म। से उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हम्म। तभी वो उस स्टेज पर, उस लेवल पर पहुंचेंगे जिस तरीके से हमारा रशिया का था, कि आप हम्म। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहाँ से बेचेंगे भी, अपने मिसाइल भी लोड कर सकते हैं, अपने बॉम्ब भी लोड कर सकते हैं। हम्म। जितने मैं कहना चाहूंगा, कारगिल वॉर में हमें परेशानी हुई थी, हम्म। फ्रांस ने हमें बॉम्ब नहीं दिए थे, हमें साउथ अफ्रीका से लेने पड़े थे। तो अगर ओके। हमारे पास एयरक्राफ्ट और बॉम्ब्स नहीं है और मिसाइल्स नहीं हो, तो हमें किसी काम का नहीं है। किसी काम के तो नहीं है। इस नए डील में ये एग्री कर गए हैं कि हमारे अपने मिसाइल्स, अपने वेपन्स, अपने बॉम्ब्स लोड हो गए। ये एक बहुत अच्छी बात है जो रशिया ने में किया था। प्लीज एक और ऐड करना चाहूंगा, गोयल साहब कंफर्म करेंगे मेरे साथ कि नहीं। देखिए, पहले बाइपोलर था, फिर यूनिपोलर हो गया, अब हम्म। मल्टीपोलर। अब मल्टीपोलर। मल्टीपोलर एक्टिविटी भारत कोशिश नहीं कर रहा, बट अपने आप बीच में खींचता आ रहा है। खिंचता आ जिस रहा है। तरीके से यूरोपियन यूनियन ने डील किया और फ्रांस ने हम्म। आगे आके डील किया और अमेरिका भी डील कर रहा है, तब मल्टीपोलर समय की बात है, जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक सेंटर में पार्ट हम बैठे अवश्य होंगे। हम्म। एक स्टेटमेंट और बताना चाहूंगा, यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स आए थे, तो जी। मैडम ने कहा था कि भारत प्रॉस्परस, और इसका मतलब कि वर्ल्ड प्रॉस्परस। 10 वर्ल्ड तो इनको प्रॉस्पेरस। विश्वास है कि भारत आगे बढ़ेगा, अपना फायदा हम्म। होगा, तो किसी को नुकसान नहीं करेगा। जो बिल्कुल। अमेरिका जैसा बिहेव करेगा, हमें चाइना जैसे बिहेव करेगा। तो हम्म। विश्व का जो फेद है, वो भारत में मजबूत हो रहा है। क्योंकि लेकिन भारत डील की हमारी पॉलिसी भी रही है आवश्यकता सर है। कि हम पहले खुद से कभी हमला नहीं करेंगे, हम पे अगर हमला होगा तो उसके जवाब देंगे हम, क्योंकि भारत की पॉलिसी रही अब है। आप, हाँ हाँ, अब आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ। देखिए, ये जो डील है, अभी ये जो डिफेंस बजट है, 1 साल के लिए है। हम्म। ये एयरक्राफ्ट की जो डील है, वो ओवर है, बजट एक्सटेंडेड है। बिल्कुल। तो इस साल कितना खर्चा होगा, अगले साल कितना खर्चा होगा, अगले साल कितना, ये सब हैज टू बी फैक्टर्ड इन। दूसरी बात, पास्ट में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब
डिफेंस में जो खर्चे हुए हैं कहीं एक्स्ट्रा आता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप गवर्नमेंट अवश्य लेती है। दूसरी बात कहना चाहूंगा, देखिए जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर का होता है, जो हेलीकॉप्टर की डील है बहुत महत्वपूर्ण डील है, बहुत महत्वपूर्ण तो डील उसका है। अपना खर्चा होगा कितना होगा तो, लेकिन यही हमारा एडवांटेज ये है कि भाई हमें डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। जिस टेक्नोलॉजी तक फ्रांस ऑलरेडी पहुंच चुका है, हमें उस लेवल से हमारे साइंटिस्ट को शुरू करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा ताकि हमारा पेस आगे बढ़ सके, आगे बढ़ सके। ठीक है। और हमारा एक एडवांटेज और होगा, देखिए जहां तक चीन का सवाल है, चीन हमसे डरता है क्योंकि चीन के जो एयरक्राफ्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारे जो जहाज है अपना प्रोडक्ट अपने से कर रहे हैं और जो कुछ जानकारी हमारी है। एडवांस इंजीनियरिंग है कहीं ना कहीं सर। अब एक चीज खाली ऐड करना चाहूंगा, देखिए एक सैफरन इंजन वाला जो है ना वो सबसे आगे है। अब इस डील के साथ अभी कितना आगे बात पड़ेगी, अगर सैफरन के इंजन के साथ हमारा डील हो गया, उसके साथ हमने इंजन बनाना शुरू किया तो हम एविएशन इंडस्ट्री में भारत बहुत आगे होगा, और जब पूरे उसकी उम्मीद है, तो मुझे यही लगता है कि इसी कारणवश हो सकता है कि हमने अमेरिका और रशिया के छोड़ के बल्कि फ्रांस को प्रेफर किया है, बिकॉज जहाज भी अच्छे हैं, टेस्टेड भी हैं, और अमेरिकन एयरक्राफ्ट से सस्ते भी हैं। बिल्कुल सर, सस्ते भी हैं क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। सुरेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि जब ये डील हुई है, राष्ट्रपति मैक्रोन जहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला है कि भारत अब हमारा एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सर, इस पार्टनरशिप के क्या मायने समझते हैं आप? क्या आने वाले टाइम में ये और आगे बढ़ेगी? किस तरीके से फ्रांस को इससे मदद मिलेगी और भारत को कितना फायदा होगा? अगर कुछ थोड़ा समझा पाए सर, जियो पॉलिटिक्स के तौर स्तर पर सर। जी, देखिए, मैंने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इश्यू हुई है जी वो मैंने पूरी नहीं है, तो मैं इसके बारे में कहने में थोड़ा असमर्थ हूँ। जी लेकिन एक जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ये काफी हद तक जो अभी तक नॉर्मल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रही है उनसे आगे बढ़ी है, लेकिन क्या डायमेंशन ऐड करी है, क्या अंतर है दोनों में, ये मेरे को अभी पूरा समझना बाकी है। जी लेकिन अगर के तौर पर मैं अभी कहूँ, एक जो स्टार्टिंग वाला रिमार्क में कहूँ, तो वो ये है कि पिछले एक साल में जी ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफी अंतर आया है। हम्म अभी सिक्योरिटी समिट भी हुई थी, तो वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने ये क्लियर कर दिया था कि हम्म ट्रम्प जो एक विजन है इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी, वो हम्म पहले से फर्क है। और ये भी साफ साफ बोल दिया है कि जो हम पहले एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते थे, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब नहीं है, नहीं रहा एक है। नया को देखना पड़ेगा। हम्म तो उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में मुझको लगता है कि फ्रांस एक यूरोपियन यूनियन के अलावा, हट हम्म करके नहीं, जी लेकिन यूरोपियन यूनियन के अलावा और कोई इस तरह के रिलेशनशिप तलाश कर रहा है या बना रहा है कि अगर किसी वजह से यूरोपियन सिक्योरिटी में हम्म उसका कोई दिक्कत हो या उसको आगे देखना हो, तो वो उन कंट्रीज की तरफ एक हाथ बढ़ा सके। तो ये हम्म मेरे ख्याल में एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग और वो पॉइंट। इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका पहले से काफी बड़ी, और हम्म फ्रांस खाली देश नहीं है, फ्रांस की प्रेजेंस इंडो पैसिफिक काफी है, और फ्रांस उत्सुक भी है कि वो इंडो पैसिफिक में एक रोल निभाए। तो हम्म मेरा ख्याल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक नया डायमेंशन ऐड हो रहा है, जहां पर की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी फ्रांस के लिए खास तौर पर हम्म खाली यूरोप से आगे बढ़ करके अब एशिया को और इंडो पैसिफिक को देखेगी, चाइना के अलावा, चाइना क्योंकि के चाइना फ्रांस महसूस करता है कि एक खतरा है उसकी। खतरा है बिल्कुल। तो एक नया एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो शुरू हो रहा है, और ये ग्लोबल पार्टनरशिप हमको उस संदर्भ में देखनी पड़ेगी। जी। सर, चूंकि आपने एक नए ऑर्डर की बात की है, मैं इसमें चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि चाइना मोस्टली कंट्रीज के लिए खतरा है, क्योंकि सर जिस तरीके से वो अपने आप को डेवलप कर रहा है और जो चीजें उसने बढ़ाई हैं, चाहे एआई के मामले में हो या रक्षा रक्षा के मामले में हो या दूसरी जमीन हथियारों के मामले में, सब जानते हैं उसकी स्ट्रेटेजी किस तरह की रहती है। सर, क्या अब ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर को ये या वर्ल्ड को ये समझ में आ रहा है कि अब चाइना तो एक खतरा है ही है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका बिहेव कर रहा है अब, उस स्थिति में जो बड़ी कंट्रीज हैं वो उनका साथ छोड़ रही हैं, अमेरिका कहीं ना कहीं अलग होता जा रहा है, चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं। भारत अब एक इमर्जिंग कंट्री के तौर पर सबके सामने विकल्प बनकर उभर रहा है कि भारत अब उन देशों के मुकाबले विकल्प बन रहा है, इनके चाहे बाजार के तौर पर हो या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर हो या अन्य चीजों के तौर पर हो। तो यही कारण है कि शायद
तमाम जो देश हैं वो सर भारत के साथ अब डील कर रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य भारत के साथ जुड़ने में अच्छा है। देखिए, इसका मैं एक बहुत छोटा सा जवाब दूंगा ये। जी हमारे और मुझको माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं इस मामले में काफी क्रिटिकल भी रहता हूं, क्योंकि जब जी तक जी। हम अपनी असलियत नहीं पहचाने और हम्म उसको अपने ना रखें, तो कई बार होता है कि हम ओवर रीच कर जाएंगे, या कहीं आपने बहुत बड़ा एक गरम गस्सा लेकर के मुंह में रख लिया, मुंह जलाएंगे, कुछ करेंगे। हम्म। जो भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, अब हम्म मैं अपनी नजर से रहा हूँ, फिर हम्म। मैं जो आपने क्या करा है उसके ऊपर आऊंगा मैं ये। जी जी जी, बिल्कुल सर। तो जैसे अगर देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा इस मामले में हम्म कि अपना एक विश्व रूप दिखाने से पहले हम्म अपनी क्षमता को बढ़ाएं। हम्म मुझको लगता है कि हम जो है बहुत जल्दी बोल पड़ते हैं। हम हम्म। बहुत जल्दी मुंही एक शेख चिल्ली वाली बात करनी शुरू कर देते हैं। माफ हम्म। कीजिएगा शब्द है, सर बिल्कुल आपका ओपिनियन है सर, इसमें कहीं कोई दो रहे कोई इशू नहीं है सर। लेकिन हमको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत छोड़ देनी चाहिए। हम्म और कहते हैं कि हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं, और फिर हम देखते हैं कि ग्लोबल एक्कोलेट्स मिल रहे हैं कि फ्रांस ने क्या कहा हमारे बारे में, यूएसए क्या कहता है। अरे भाई, कहने दीजिए उनको, जो कहते नहीं कहते हैं। आप हम्म अपना काम, अपनी क्षमता बढ़ाइए, अपने आप को हम्म इम्प्रूव कीजिए। तो मैं हम्म। ये आप जो आपकी बात का जवाब मैं यही देना चाहूंगा जी। कि वो लोग चाइना के विकल्प के रूप में भारत को देख रहे हैं, हम्म लेकिन जैसे अमेरिका अपना रूप बदलता है कि जब देखा कि उसको चीन से ज्यादा फायदा होना है, तो हम्म फिर वो वापस चला जाता है। हम्म जी तो बन गया ना, देखिए आप ये, हम्म और कंफर्टेबल डीलिंग विद दंग शाओपिंग, सॉरी, विद शी जिनपिंग। हम्म दुनिया के बाकी देश भी, हम्म देखिए ये मतलब की दुनिया है। हमें हम्म समझना चाहिए कि सब अपने मतलब से हमारे साथ हैं। अगर उनका हम्म। मतलब नहीं है सबके अपने तो हित हैं सर, सबके वो भी अपने हित करनी है। हैं। जी, तो हम अपना हित देखें, अपनी क्षमता बढ़ाएं, आगे बढ़े। हम इस चक्कर में देखिए कि अपना विश्व रूप दिखाने की चक्कर में चाइना से कितना पीछे हो गए हैं हम, देखिए। जी बिल्कुल। तो इतना कहूंगा, इससे ज्यादा और मैं मुंह खोलने की मेरी सर हिम्मत नहीं कहते हैं है ना, अब। समझदार को इशारा ही काफी होता है, आपने इशारा दे दिया है और वो इशारा समझ भी रहे हैं। वो बेचारी भी सारी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को एग्री कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सर। तिवारी सर, आपका कमेंट इस पे। देखिए, गोयल साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी। वास्तविकता देखिए, अभी जो आर्थिक स्थिति चाइना की और इंडिया की है, कैप्चर करने में टाइम लगेगा, टाइम उसका लगेगा सर, अरेस्ट बहुत बहुत बड़ा गैप है सर। करना बहुत बड़ा गैप है, वह थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही, हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम्म हमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो हमें उठाने की कोशिश करेंगे, पटक देने की कोशिश करेंगे, तब हम्म मजबूत होना। विश्व मित्र विश्व गुरु कहने की कोई जरूरत नहीं थी, हमें अपना काम करें, मजबूत है, लोग अपने आप ही आएंगे। मैं एक हम्म लाइट मेंशन किया था, जिस तरीके से एमयू चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है, हमें हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है कि हम एक पोलर होंगे। बट धीरे हम्म धीरे समय के साथ अपने आप ही मल्टीपोलर में भारत की एक जगह बन जाएगी। मतलब हम्म दूसरों लोगों की नजर में जगह बननी चाहिए, हमारे कहने के हम्म चक्कर नहीं है। मैं इसमें हम्म एक बात करना चाहता हूँ, और सिंदूर के बाद हमने एक कमिटी सब जगह भेजी थी, कोई जी। आवश्यकता नहीं थी। हम्म इसलिए भेजी थी, मतलब हम कुछ गलती छिपा रहे थे। अरे हम्म। आप मजबूत करो, खानो, लोगों को इकट्ठा करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप मजबूत होगे, सब आपको देखेंगे। अब बिल्कुल। अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा कि यही कारण है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि अमेरिका और ईरान का, ईरान पर खूब सैंक्शन लगाया अमेरिका ने। हम्म। तो अब क्या हुआ, वो एयरक्राफ्ट अपने एविएशन नहीं डेवलप कर पाया, उसने मिसाइल बिल्कुल। डेवलप की, अपने हम्म पास मिसाइल फोर्स डेवलप किए हैं। और अमेरिका, सही बता रहा हूँ, अमेरिका की हालत खराब है बिल्कुल। इस स्टैंड ऑफ में। अमेरिका डजन नो कि अमेरिका हमें आगे करना क्या है। वो हम्म निगोशिएशन चलते रहेंगे, और निगोशिएटर जो ईरान के हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बड़े दिमाग से, शांति से करते रहते हैं। तो हम्म इसमें मैं यही कहूंगा, अमेरिका बैकफुट पर है। इसलिए हम्म अपने आप को मजबूत करना। नॉर्थ कोरिया के एग्जाम्पल देखिए, इतने हम्म। सैंक्शन के बावजूद भी मीडिया बिल्कुल। भले ही कहती रहती है हम लोग परेशान है, बट मजबूत है। तो मजबूत हमें है। मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, मुगल्स लूट के चले गए, अंग्रेज लूट के चले गए, जी। ठीक है, उसके बाद से कई पॉलिटिकल लीडर्स भी ट्रांसफर के चले स्विस बैंक में। बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल। भी भारत बड़ा है। 1990 की इकोनॉमिक क्राइसिस हो, हम्म कोविड हो, या अभी जो वाइड क्राइसिस है, भारत ने सब में आगे लीड ले रखी है। तो हम्म भारत की अंदर की जो क्षमता है, अंदर की जो कैपेसिटी है, उसकी पोटेंशियल को हार्नेस करना है।
हमारे लोगों में स्किल डबल है, लोग तेज हैं। भारतीयों की वजह से तो अमेरिका नंबर 1 पहुंचा था, वो साहब एग्री करेंगे। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको विश्वास करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा कि आप काम करो, अगर कोई फेल हुआ तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये पोटेंशियल जैसी हालत होगा, हवा ना करके अपने आप को मजबूत करें। यस, बहुत सबसे अपने आप मजबूत हो गए, सारी दुनिया अपने आप देखेगी। अब इंडो पैसिफिक बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है कि हमारा असर बढ़ रहा है, क्या असर बढ़ रहा है। अरे बेसिकली एक अच्छा काम इन्होंने किया था G20 में अफ्रीकन यूनियन को। हमें मालूम है कि हमारा सबसे अच्छा मार्केट अफ्रीका ही है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे सामान सस्ते हैं और हम्म। हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उनकी जगह नहीं लेंगे चाइना। ये तो बिल्कुल। लोगों को विश्वास ऑलरेडी हो चुका है। और एक्यूरेसी जहां तक डिफेंस इक्विपमेंट की, हम नॉब सिंधु में अब सिद्ध कर चुके हैं कि भारत जो बनाता है, पहले का इंप्रेशन बिल्कुल अलग था कि भारत जो भी बनाता था बहुत ही खराब आइटम होता है, लेकिन बिल्कुल। अब ये इंप्रेशन क्रिएट करने में टाइम लगा है और बन रहा है। कोविड वैक्सीन में हमने प्रूव कर दिया, ये बिल्कुल। चंद्रयान भेजने में कोशिश कर दिया, सब कुछ में कोशिश किया, हमारे लोग काम करने के काबिल है। बट उनके ऊपर विश्वास जलाना पड़ेगा। और ये सरकार ये जो कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन एक इतनी जल्दी कि हम नंबर 1 बन गए हैं, ये तो कैलकुलेशन करके देखिए, नंबर 1 बनेगा भारत, लेकिन समय है। समय और लगेगा। इस पेज से आप काम करते रहिए और अपने अटेंशन इधर उधर मत डाइवर्ट कीजिए, ताकि हमारा फालतू खर्चा कहीं बढ़ता रहे। हमें खाली मजबूत होना है, मजबूत होना मजबूत है। होना है। गोयल साहब की बात से कोई समझ हो, पूरे पहले मजबूत हो, विश्व अपने आप ही हमें एक देखेगा। गोयल सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। क्या भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त, क्या वो कोई प्रेशर फेस कर रही है, या अपने आप को एक्सपेंड करने का प्रयास कर रही है, या जिस तरीके से डील्स हो रही हैं, हमने देखा जयशंकर सर तमाम विदेशों को विजिट करते रहते हैं, उसके बाद डील्स होती हैं, और क्या ये नेगोशिएशंस हो रही हैं, ये भारत की अपनी मजबूरी है कि भारत को भी इन सब चीजों का पार्ट होना बनना पड़ रहा है सर? नहीं, मजबूरी नहीं है। देखिए, हमको भी जैसे कि मैंने बताया कि अगर अपनी क्षमता बढ़ानी है हमको, हम्म। हमको टेक्नोलॉजी चाहिए हमको। आप क्रिटिकल मिनरल्स की बात सुन रहे हैं, वो भी हमको चाहिए। अपनी भारत में हमको जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी करनी है। देखिए, दिक्कत ये रही है कि मैं विदेश मंत्री जयशंकर साहब मेरे से फॉरेन सर्विस में एक जी। साल सीनियर है, जी। और मैं उनके दिमाग की दाद देता हूँ, बड़ी क्षमता है उनकी उनमें। हम्म। और एक इंटेलेक्चुअल सोचने के लिहाज से मेरा ख्याल है हमारे पास काफी अरसे के बाद में एक ऐसा विदेश मंत्री आया है जो हम्म। स्ट्रेटेजिक से हम्म। सोचता है। हम्म। तो सोचने की बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि रादर देन हम की एक दूसरों का जो गाइडेंस होता है कि ये करो वो करने की बजाय हमारा एक स्ट्रेटेजिक प्लान हो कि हम्म। हमें ये करना है, हम्म। और उसे करने के लिए हम प्रयास करें जिससे हमको दोस्ती बढ़ानी हो बढ़ाएं, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, चाहे वो यूएसए है तो रशिया कोई भी हो, जिससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है वो प्रायोरिटी नेक्स्ट हो जाएगी। हम्म। एग्जाम्पल देता हूं, आसियान के साथ में हमने आसियान आरसेप साइन नहीं किया। हम्म। की वजह बताई गई कि उसकी वजह से चाइना का काफी हमारे यहाँ डंप हो जाता। डंप हो जाता है, बिल्कुल। अरे भाई, आप चाइना के माल के डंप होने की बात कर रहे हैं। हम्म। चाइना का और तो अभी भी बढ़ रहा है। हम्म। हमारे हमारा जो ट्रेड गैप है वो पहले से बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। उसकी जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं वो मटेरियल ऐसा है, हम्म। ज्यादातर मटेरियल हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए या हम्म। हमारे एक्सपोर्ट चाहिए, वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए एपीआई चाहिए हमको। बिल्कुल। तो सोलर पैनल चाहिए हमको सोलर एनर्जी के लिए। हम हम्म। सोलर पैनल करते नहीं है आप, वो चाइना से आ रहे हैं। चाइना से आ रहे हैं। हम जो अपना एक प्रायोरिटी फिक्स करें अपनी हम्म। टेक्नोलॉजी, एआई में चाइना आगे क्यों निकल गया? हम्म। क्योंकि हम एक वी हैव बिकम द बिजनेस बिजनेस रिसोर्स, कि उनको हम बिजनेस सॉफ्टवेयर दे देंगे, ये हम्म। आगे बढ़िए, टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए अपनी आप। हम उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर, क्योंकि आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत, चूंकि सर जो बड़े बड़े देश है, चाहे चाइना की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, क्योंकि उन्हें पता है भारत एक बड़ा मार्केट है। भारत कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में जरूर अव्वल है, लेकिन बहुत सारे मामलों में पीछे हो रखा है। जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में बात कर ली जाए, या एआई के मामले में बात कर ली जाए, हालांकि बहुत इमर्जिंग कंट्री माना जा रहा है, ये समिट हमारे यहाँ हो रहा है। क्या लगता है कि भारत सर कहीं ना कहीं दूसरों के सहारे से आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा है? आपको लगा? दोनों से मेरा आखिरी सवाल है सर, क्या भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो इस तरीके से डेवलप हो रही है कि हम दूसरों के सहारे से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे? आज देखिए, मैं इसके बारे में कुछ कहने में बहुत असमर्थ हूँ। तिवारी सर।
देखिए ये जो प्रश्न पूछा आपने, देखिए कई सारी एक्टिविटी में पैरेलल रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, अगर हमें कुछ बनाना है तो हमें री इन्वेंट तो करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इस कोलैबोरेशन से, इस मीटिंग से ये फायदा होगा कि उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ तक डेवलप कर चुकी है, हमारी वहां तक कर चुकी है, मर्ज करके हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक जगह हम अवश्य फेल हुए हैं, एरो इंजन को डेवलप प्रॉपर्ली कोलैबोरेशन हुआ। हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर में उन्होंने हमें सबोटाइज किया, लेकिन बिल्कुल उसी की वजह से एक मेन रीजन था जिस तरीके से हम पीछे रहे कि आप बिल्कुल सही बात है सर। काम करें। आप जो जैसे बात कह रहे हैं कंप्यूटर में कि हर, भारत को अपने आप को अंदर से मजबूत करना बेहद जरूरी है, तभी जो भारत है विश्व गुरु बन पाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार देश हम डील तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन भारत को चाहिए कि भारत को अपना इंटरनली मजबूत करे। जो सेक्टर्स हैं उनमें उनको मदद की जाए ताकि डेवलपमेंट हो सके, R&D हो सके नए नए क्षेत्रों में, ताकि भारत का विकास तेज गति से। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर। धन्यवाद सर आप लोगों का।